हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। ये वीडियो है सेकेंड पार्ट क्लास 7th हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर का, जिसका नाम है द दिल्ली सुल्तान्स। तो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कशन किया कि दिल्ली शहर किस तरीके से बसना शुरू हुआ और कौन कौन से अलग अलग राजवंश रहे जिन्होंने दिल्ली शहर और दिल्ली के आसपास के इलाके में राज किया। इसके बाद हमने डिस्कशन किया कि दिल्ली सुल्तान्स का जो एम्पायर था, ये एम्पायर किस तरीके से बनना शुरू हुआ। तो अब इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे अ क्लोजर लुक के बारे में और एल्सवेयर सेक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अ क्लोजर लुक के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है राजकाज, और कंसोलिडेशन ये वर्ड बना है कंसोलिडेट से, यानी कि छोटे छोटे चीजों को मिला के इकट्ठा करना। तो अब यहाँ इस चीज का सेंस क्या है कि दिल्ली सुल्तान्स ने किस तरीके से छोटे छोटे इलाकों को कंसोलिडेट किया, एक साम्राज्य बनाया और किस तरीके से उस साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। तो हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेवेन्यू सिस्टम्स के साथ, यानी कि राजस्व के क्या सिस्टम थे, यानी कि अलग अलग इलाकों से किस तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। खिलजी and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories. These lands were called Iqta and their holders were called इक्तादार और मुक्ति। तो मोनार्क इसका मतलब होता है, जो राजा होता है उसे कहते हैं मोनार्क, यानी कि जिसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो। अब जैसे कि साम्राज्य बना करते थे, साम्राज्य छोटे छोटे इलाकों को मिला के बनते थे। तो जैसे इस इलाके का राजा ये आदमी है, इस इलाके का राजा ये आदमी है, इस इलाके का राजा ये आदमी है। जब कोई और इलाके का राजा इन तमाम इलाकों को जीत लेता था तो इस तरीके से एक साम्राज्य बनता था, और ये लोग भी राजा हैं अपने अपने इलाकों के, लेकिन सबसे बड़ा राजा ये आदमी है। तो इस आदमी को मोनार्क कहा जाएगा। इन राजाओं को मोनार्क नहीं कहा जाएगा। तो मोनार्क का मतलब होता है किसी भी साम्राज्य में जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी का आदमी होता है। तो एक खिलजी राजवंश और तुगलक राजवंश के जो मोनार्क लोग थे, जो राजा लोग थे, वो क्या करते थे कि वो मिलिट्री कमांडर्स को गवर्नर के तौर पे अपॉइंट करते थे अलग अलग टेरिटरीज में। जैसे मान लीजिए ये इलाका है, तो इस इलाके में एक आदमी अपॉइंट कर दिया जो इस इलाके का गवर्नर है। ऐसे ही हर इलाके में ऐसे गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए जाते थे। और ये जो इलाके होते थे, इन इलाकों को कहा जाता था इक्ता, और इन इलाकों के जो गवर्नर्स होते थे इनको कहा जाता था इक्तादार या मुक्ति। Their duty was to lead military campaigns and maintain law and order in their iktas. In exchange for their military service, the muktis collected the revenue from those areas as salaries. अब बात शुरू करी गई है गवर्नर्स के बारे में कि इन गवर्नर्स की जो ड्यूटी होती थी या इनका जो मेन काम होता था, वो होता था कि वो मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करें। ये जितने भी गवर्नर्स होते थे, ये अपनी एक आर्मी बनाते थे, हर इलाके की अपनी एक आर्मी बना दिया करते थे ये लोग। और इन आर्मीज का काम होता था मिलिट्री कैंपेन्स को हैंडल करना। अगर साम्राज्य पे किसी और ने हमला कर दिया तो इनको रेडी रहना पड़ता था अपनी सेना के साथ कि ये जाके लड़ सकें, और अगर साम्राज्य को किसी और पे अटैक करना है तो भी इनको रेडी रहना पड़ता था। और इनका एक और काम था कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें अपने अपने इक्ताज में। और क्योंकि अब इनको आर्मी रखनी है, तो आर्मी रखने के लिए उनको पैसा चाहिए। तो अब पैसा आता था टैक्स से। इस जगह के लोग जो टैक्स देते थे इस राजा को, इसका जाता था एक हिस्सा इन लोगों के पास टैक्स के तौर पे, और ये उससे आर्मी बनाते थे। और ये इस रेवेन्यू को वो सैलरी के तौर पे लेते थे, यानी कि अपनी तनख्वाह के तौर पे। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वाज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइंड इक्तास फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो गवर्नर्स होते थे या जो मुक्ति होते थे, इन पे कंट्रोल सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब हुआ करता था जब इनका ऑफिस या इनकी जो पोस्ट है ये नॉट इनहेरिटेबल हुआ करती थी। इनहेरिटेबल का मतलब होता है किसी चीज को विरासत में हासिल करना, यानी कि किसी चीज का उत्तराधिकारी बनना। तो अब कोई आदमी अगर मुक्ति है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका जो बेटा होगा वो भी मुक्ति बनेगा, वो अपने आप गवर्नर बन जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है। ये जो पोस्ट है ये इनहेरिटेबल नहीं है, यानी कि इस पोस्ट का उत्तराधिकारी नहीं होगा। ये पोस्ट इस पोस्ट पे कौन होगा ये सुल्तान डिसाइड करेंगे।
और एक और खास चीज, इन पे मुक्तीस पे कंट्रोल सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब रहा करता था जब इनको अब हर मुक्ति को असाइन किए जाते थे, जो इक्ता असाइन किए जाते थे वो बहुत छोटे पीरियड के लिए जब असाइन किए जाते थे। और ऐसा क्यों? अब मान लीजिए कि ये मुक्ति असाइन किया गया है इस इलाके के लिए, तो अब अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा इस आदमी को इस एरिया का गवर्नर बने हुए, तो आदमी की एक जान पहचान बनती है, एक पहुंच बनती है इलाके में। तो अब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो इसकी इतनी ज़्यादा बन सकती है इसके इलाके में कि क्या पता यहाँ के लोग इसको अपना राजा बना लें और ये बगावत कर दे और सुल्तान से अलग हो जाए, या क्या पता ये इन लोगों का इसको साथ मिल जाए तो ये सुल्तान पे हमला कर दे, सुल्तान को मार के खुद सुल्तान बन जाए। तो इस वजह से किसी भी मुक्ति को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए किसी जगह का गवर्नर नहीं बनाया जाता था, उनको थोड़े टाइम के बाद एक नया इक्ता दे दिया जाता था। ऐसा इसीलिए कि किसी भी गवर्नर का बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन ना बन जाए किसी भी इलाके से। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज। अब ये जो गवर्नर्स हैं इन्हीं पे सारा कंट्रोल है कि ये टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कलेक्ट करें, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए अकाउंटेंट्स रखे जाते थे, ये चीज़ देखने के लिए कि जो मुक्ति हैं ये हमेशा सही तरीके से रेवेन्यू ले रहे हैं, ये चेक करते रहे ये अकाउंटेंट लोग। केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्स दैट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। और इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था कि जो मुक्ति हैं वो सिर्फ उतना ही टैक्स कलेक्ट करें जितना टैक्स बोला गया है स्टेट के थ्रू। स्टेट यानी कि जो साम्राज्य है, जो सुल्तान है, कि सुल्तान ने जितना टैक्स बताया है सिर्फ उतना ही टैक्स कलेक्ट करें ये मुक्ति लोग, ऐसा नहीं हो कि ज़रूरत से ज़्यादा करने लगें। और ये भी चीज़ देखी जाती थी कि अब मुक्तीस का काम होता था आर्मी रखना, तो ये इनको जितने आर्मी रखने को कहा गया है ये उतने सोल्जर्स को रख रहे हैं कि सेना बरकरार है हमेशा। As the Delhi Sultans brought cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samanta aristocrats and rich landlords to accept their authorities. तो अब जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अलग अलग शहरों में गए, उनसे लड़ के उनको जीत के उन शहरों को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाते चले गए। तो जहाँ जहाँ भी शहरों में गए इन्होंने क्या किया, जो लैंडेड चीफ्टन्स थे, अब ये भी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि सारे इलाकों में बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे, हर इलाके में ऐसे चीफ हुआ करते थे। तो जहाँ जहाँ दिल्ली सुल्तान्स गए उन्होंने ऐसे चीफ्स को, ऐसे जो सामंत लोग होते थे और एरिस्टोक्रेट्स यानी कि समाज में जो बहुत ज़्यादा धनवान लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, और ऐसे रिच लैंडलॉर्ड्स जो अमीर ज़मींदार लोग हैं, इन सब तमाम लोगों को अपनी अथॉरिटी उन्होंने एक्सेप्ट करवाई कि हम आपके सुल्तान हैं और आप जितना टैक्स कलेक्ट करिए उसका एक हिस्सा आप हमें दीजिए। The rights of local chieftains to levy taxes was cancelled and they were also forced to pay taxes. The Sultan's administrators measured the land and kept careful accounts. और अब पहले के टाइम में ये होता था कि जो लोकल चीफ हुआ करते थे वो अपने मन से कैसे भी टैक्स लिया करते थे। लेवी का मतलब होता है लागू करना या कोई चीज़ लगाना। तो पहले किसी भी चीज़ पे टैक्स हो जाया करता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख चुके हैं कि पहले नारियल के पेड़ पे चढ़ने के लिए अगर आप सीढ़ी लगाते हैं तो सीढ़ी लगाने पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इस तरीके से किसी भी चीज़ पे टैक्स लगा देते थे लोकल चीफ, क्योंकि उनका इलाका है, वो कुछ भी करें। उस ज़माने में कोई पुलिस या कोई अदालत या कोई ऐसा तो कुछ होता नहीं था। तो अब दिल्ली सुल्तान्स का जहाँ जहाँ राज हुआ उन्होंने ये चीज़ देखी कि लोकल चीफ अपने मन से कोई भी टैक्स ना लगाने लग जाएं और सिर्फ वही टैक्स लगाएं जो सुल्तान ने कहा है। और इसके बाद क्या होता था, वो सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे वो हर जगह का जो लैंड होता था उसके मेजरमेंट्स लेते थे कि कितनी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं और कितनी बड़ी ज़मीनें हैं तो यहाँ से कितनी पैदावार होगी, उसका अंदाज़ा लेते थे और उस पैदावार के हिसाब से टैक्स लगाते थे कि इतनी बड़ी ज़मीन है तो यहाँ पे इतना टैक्स लगना चाहिए। There were 3 types of taxes on the cultivation called kharaj and mounting to about 50% of the peasants' produce, on cattle, on houses. अब अगर टैक्सेस की बात करी जाए तो उस टाइम पे दिल्ली सुल्तानों ने जो टैक्स लगाए थे वो बेसिकली 3 तरह के टैक्सेस थे। जो सबसे पहला टैक्स था वो था कल्टीवेशन पे यानी कि खेती पे, और इस टैक्स को नाम दिया गया था खरज। और ये टैक्स हुआ करता था
करीब करीब 50% ऑफ पेजेंट्स प्रोड्यूस, यानी कि किसी भी किसान ने जितना भी अन्न उगाया है उसका आधा यानी कि 50% जाएगा टैक्स के तौर पे। इसके बाद अगर आप कैटल पालते हो, कैटल रखते हो तो उसका टैक्स देना पड़ेगा, और आप जो घर बनाते हैं उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये 3 टाइप के टैक्सेस थे। तो अब हमारा अगला टॉपिक है द मंगोल इन्वेजन। अब ये मंगोल का क्या मतलब है? चाइना और रशिया के बीच में एक बहुत बड़ा इलाका है जिसको कहते हैं मंगोलिया। ये इलाका पहाड़ी इलाका है और ये एक रेगिस्तान जैसा इलाका है, और हमेशा से सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स के लोग रहते आए, अलग अलग जनजातियों के लोग रहते आए, और इनका काम बेसिकली खास तौर पे देखा जाए तो जानवर पालना और जानवरों का शिकार करना, और एक जगह से दूसरी जगह वो बदलते रहते थे। तो ऐसे नोमैड्स टाइप के लोग, या कह लीजिए बंजारे टाइप के लोग रहते थे पूरे मंगोलिया में, और वहाँ अलग अलग ट्राइब्स थी अपने आप में। तो मंगोलिया में उस टाइम पे एक आदमी हुआ जिसका नाम था चंगेज खान, और ये आदमी बहुत अच्छा मिलिट्री कमांडर था, यानी कि इसको किस तरीके से लड़ाई करनी है, सेना कैसे बनानी है, और किस तरीके से ऐसे लड़ाई करें कि आपकी सेना कम हो फिर भी आप इफेक्टिव हो। तो मिलिट्री कमांडर वो बहुत अच्छा था। तो उसने क्या किया, उसने मंगोलिया की तमाम सारी ट्राइब्स को इकट्ठा कर लिया, सबसे जीत लिया और सबको इकट्ठा किया उसने, और इस तरीके से उसने बनाना शुरू किया मंगोल साम्राज्य। और मंगोल साम्राज्य जब बना तो अब ये साम्राज्य बढ़ना शुरू हुआ, और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम आया कि मंगोल साम्राज्य एक अच्छे खासे दुनिया के बड़े हिस्से में फैल गया। और अगर आप साम्राज्यों के लिहाज से देखें तो इतिहास में आज तक बहुत सारे साम्राज्य हुए हैं, और दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक गिना जाता है मंगोल साम्राज्य। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और इसकी सेना के बारे में ये कहा जाता था कि मंगोल्स से लड़ाई करना और इनको हराना बहुत बड़ी बात है। और मंगोल्स क्या करते थे कि ये किसी भी शहर में या किसी भी इलाके में जाते थे तो पूरा तहस नहस कर देते थे, बहुत ज़्यादा जान माल का मतलब नुकसान होता था। और इनमें एक और चीज़ थी, ये किसी भी इलाके में जाते थे तो पूरा शहर तो बर्बाद कर ही देते थे, लेकिन जो खास टैलेंटेड लोग हैं, यानी कि जो साइंस में जो लोग अच्छे हैं, जो कलाकार लोग हैं, ऐसे तमाम जो टैलेंटेड लोग हैं उनको ये लोग उठाते थे, अपने साम्राज्य में एब्जॉर्ब कर लेते थे और उनको अलग अलग जगह भेज देते थे अलग अलग तरह के काम करने के लिए। तो इस वजह से भी मंगोल साम्राज्य जो है काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हुआ, डेवलप हुआ। और जब ये इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट आए अलग अलग फील्ड में, और अलग अलग साम्राज्यों से इन्होंने ऐसे टैलेंटेड लोग उठा के उनका टैलेंट यूज़ करते थे अलग अलग कामों में, तो इस वजह से ये और भी ज़्यादा बेहतर हो गए। तो अब इस टाइम के आसपास यानी कि 1200 AD से लेके 1500 AD तक के बीच में मंगोल साम्राज्य ने हमारी इंडियन सिविलाइजेशन पे कई बार हमले किए हैं। अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। द मंगोल्स अंडर गेंगिस खान इन्वेडेड ट्रांसोजियाना इन द नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर। तो अब मंगोल्स के जो कमांडर थे उनका नाम था गेंगिस खान, हिंदी में कहते हैं चंगेज खान, इंग्लिश में लोग इन्हें गेंगिस खान कहते हैं। तो इन्होंने ट्रांसोजियाना इस जगह पे इन्वेड किया जो जगह ईरान में है, और जब यहाँ पे मंगोल्स ईरान तक पहुँच गए थे तो अच्छा खासा बड़ा साम्राज्य हो गया था, और ईरान हमारी इंडियन सिविलाइजेशन से जस्ट लगा हुआ है, यानी कि 1219 में वो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन के दरवाजे तक आ चुके थे। तो अब इस टाइम के बाद मंगोल्स हमेशा ऑनस्लॉट का मतलब होता है टाइम टाइम पे आते रहना। तो अब इस टाइम के बाद यहाँ इंडिया के नॉर्थ में दिल्ली सल्तनत का राज था। तो अब मंगोल्स लगातार दस्तक देते रहे, और दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश थे इनका काम था कि मंगोल्स को रोके रहें। जब जब मंगोल्स आए तो इनसे लड़ें, इनको रोकें, इनको इंडियन सिविलाइजेशन में ना घुसने दें। Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of Muhammad Tughlaq. This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi. और ये मंगोल्स के हमले तो हमेशा होते रहे। और एक और चीज़ है, अभी हमने अभी टॉपिक में ये डिस्कशन किया कि जो टैक्स लिया जाता था वो 50% लिया जाता था, पूरे खेत में जितना अनाज हो रहा है 50%।
टैक्स के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब आधा का पूरा टैक्स आप ले रहे हो। तो इतना ज़्यादा टैक्स जो लिया जाता था उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि दिल्ली सुल्तान्स को एक बहुत लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बना के रखनी पड़ती थी, यानी कि एक तैयार सेना जो हमेशा रेडी रहे कि मंगोल्स जैसे ही हमला करें तो जाके मंगोल्स से लड़ सके। तो इस वजह से टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा रहा दिल्ली सल्तनत में। और मंगोल्स के हमले, रीन का मतलब होता है राज, तो वैसे तो छुटपुट हमले होते रहे हमेशा, लेकिन खास तौर पे जब अलाउद्दीन खिलजी का राज था और इसके बाद जब मोहम्मद तुगलक का राज था, इन दोनों राजाओं के अंडर तो कुछ ज़्यादा ही हमले हुए और मेजर लड़ाइयाँ हुई हैं, वॉर्स हुई हैं मंगोल्स और दिल्ली सल्तनत के बीच में। तो अब हम डिस्कशन करते हैं कि जब मंगोल्स के हमले होते रहे हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में, तो अब इन दोनों राजवंशों का कंपैरिजन करते हैं और ख़ास तौर पे इन दोनों राजाओं का कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से अलग अलग कदम उठाए, कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई मंगोल्स से लड़ने के लिए, और मोहम्मद तुगलक ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई, और हम कंपैरिजन करेंगे और अब राजकाज के कुछ नुआंसेस के बारे में नोटिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के साथ। ही कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर सोल्जर्स। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला तो ये काम किया कि उसने एक गैरिसन टाउन बनाया। गैरिसन हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक किला जिस किले में सेना की कोई टुकड़ी रुकेगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि दिल्ली शहर में एक नया गैरिसन टाउन बनाया जिसका नाम था सीरी, और यहाँ हमेशा सैनिक तैयार रहते थे। द सोल्जर्स वर फेड थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम दोआब। अब दोआब का क्या मतलब? दो नदियों के बीच की जगह, यानी कि दोआब। यहाँ पे इस चीज़ का सिग्निफिकेंस है गंगा और यमुना से, क्योंकि अब दिल्ली सुल्तान्स के अंडर में ये जगह थी, तो गंगा और यमुना के बीच की जो जगह है, जो फर्टाइल लैंड से, वहाँ से टैक्स जो कलेक्ट किया जाता था, अनाज जो कलेक्ट किया जाता था, उस अनाज का यूज़ होता था इन सोल्जर्स के खाने पीने के लिए। अलाउद्दीन पेड सैलरीज ऑफ सोल्जर्स इन कैश। द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली। और अलाउद्दीन खिलजी जो सोल्जर्स को सैलरी दिया करता था, ये सैलरीज वो कैश में दिया करता था, प्रॉपर सिक्कों में दिया करता था। और जितने भी सिपाही होते थे उनको अपने खाने पीने की चीज़ें और तमाम जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दिल्ली के व्यापारियों से खरीदनी पड़ती थी। अलाउद्दीन कंट्रोल्ड द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली। मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट प्रेस्क्राइब्ड रेट्स वर पनिश्ड। अब जब सारे के सारे सैनिक अपना खाने पीने की चीज़, ज़रूरत की सारी चीज़ें इन व्यापारियों से खरीदेंगे, और ख़रीदना उनकी मजबूरी है क्योंकि इनसे नहीं खरीदेंगे तो करेंगे क्या। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये व्यापारी थोड़ा सा ज़्यादा कीमत में इनको सामान बेचें, तो ज़्यादा कीमत में सामान बेचेंगे तो दिक्कत होगी सैनिकों को। तो अब इस चीज़ को चेक करने के लिए अलाउद्दीन ने क्या किया कि इसने साफ तौर पे इस चीज़ को कंट्रोल रखा कि जो मर्चेंट्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो प्रेस्क्राइब्ड रेट्स, जो रेट बताए गए हैं कि किस चीज़ को कितने में खरीदा जाएगा, कितने बेचा जाएगा, उन रेट से ज़्यादा ना बेचें। His administrative measures were quite successful. The cheap prices and efficient supplies of goods in the market helped his army to withstand the threat of Mongol invasion. और इसने जितने भी राजकाज के मेजर्स लिए, ये मेजर्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहे, क्योंकि अब चीज़ों की जो कीमत थी वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली चीप रही, और जो सप्लाईज ऑफ गुड्स थी मार्केट में, दिल्ली के मार्केट्स में हर चीज़ मिला करती थी। तो इस वजह से एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार रह पाई दिल्ली में, और वो रेडी रह पाए मंगोल इन्वेजन को फेस करने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पॉलिसीज़ लाए मोहम्मद तुगलक मंगोल से लड़ने के लिए। तो अब मोहम्मद तुगलक जो थे, इन्होंने कई सारे नए नए एक्सपेरिमेंट किए, और इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम देखते हैं। During his reign, Mongol army was defeated and he was confident about the strength of his army. He planned an attack on Transoxiana, so he raised a large standing army. तो अब मोहम्मद तुगलक के राज में क्या हुआ, इन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी बना ही रखी थी और तैयार रहते थे आर्मी के साथ। इनके राज में मंगोल्स ने हमला किया और बहुत भयंकर लड़ाई हुई दिल्ली सुल्तान्स और मंगोल्स के बीच में, और मंगोल सेना जो है वो हार गई। और ये उस ज़माने में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि मंगोल आर्मी अगर प्रॉपर वे में आई है, अगर कोई छुटपुट कोई टुकड़ी आ गई, आपने उस टुकड़ी को रोक लिया तो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रॉपर सेंस में पूरी आर्मी आ रही है और आप हरा दो, तो बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने के लिहाज से।
तो मंगोल आर्मी को इन्होंने हरा दिया मोहम्मद तुगलक ने। तो अब इनको काफ़ी ज़्यादा इनका मोटिवेशन बढ़ गया, मनोबल इनमें बढ़ गया और ये कॉन्फिडेंट हो गए कि हमारी आर्मी इतनी पावरफुल है कि हम मंगोल्स को हरा सकते हैं और इनके इलाके भी हम जीत सकते हैं। तो मोहम्मद तुगलक ने क्या प्लान किया कि ये अटैक करेंगे ट्रांसोजियाना में, यानी कि ये ईरान की तरफ जाएंगे, वहां पे उनके साम्राज्य से हिस्से ले लेंगे। Rather than constructing a new garrison town, the oldest of 4 cities of Delhi, Dehli-e-Kuhna, was emptied of its residents and soldiers were garrisoned here. तो अब जैसे हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया गैरिसन टाउन बनाया था सीरी, जिसमें सेना रहती थी। तो मोहम्मद तुगलक ने ऐसा कोई नया गैरिसन टाउन नहीं बनाया। इन्होंने डिसाइड किया कि अब दिल्ली शहर छोटे छोटे चार छोटे छोटे शहरों को मिला के बना था दिल्ली शहर। कोई शहर तोमर राजपूतों ने बसाया, कोई शहर चौहान राजवंश ने बसाया, कोई शहर, इस तरीके से 4 बेसिक शहर को मिला के दिल्ली बना था। तो जो सबसे पुराना शहर था इन चारों में सबसे पुराना दहली-ए-कुहना। तो मोहम्मद तुगलक ने ये डिसाइड किया कि आर्मी रहेगी दहली-ए-कुहना में। और अब सवाल उठता है कि जब आर्मी रहेगी दहली-ए-कुहना में तो यहाँ रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे। तो अब ये डिसाइड हुआ कि यहाँ रहने वाले लोग यहाँ नहीं रहेंगे, इस जगह को एम्प्टी कर दिया जाएगा, यहाँ सिर्फ सेना रहेगी, यहाँ के लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा। और हटा के कहाँ भेजा जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने, मोहम्मद तुगलक ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। इनकी सोच ये थी कि अब दिल्ली राजधानी है और राजकाज यहीं से होना है, जितना सारा राजकोष है वो यहाँ है, जितने सबसे अमीर लोग हैं वो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली इंडिया के नॉर्थ में काफ़ी ज़्यादा है। तो होता क्या था कि कोई भी आदमी जो आता था, जो इंडियन सिविलाइजेशन में इन्वेड करता था, आक्रमण करता था, दिल्ली शहर उसको सबसे पहले मिल जाता था। तो दिल्ली शहर को आराम से लूट लेता था, तोड़ देता था, बर्बाद कर देता था। सिर्फ एक आर्मी को हराने के बाद आपको राजधानी मिल जा रही है। तो इनकी सोच ये थी कि जो राज्य की राजधानी हो, राजधानी थोड़ा सा नीचे की तरफ हो, साउथ की तरफ, क्योंकि अगर कोई आया भी और मान लो उनसे ये जीत नहीं भी पाए तो वो आदमी या वो सेना कम से कम राजधानी तक पहुंचने में उसको मुश्किल होगी। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो राजधानी है, राजधानी के लोगों को शिफ्ट करेंगे एक दूसरी राजधानी में। और ये दूसरी राजधानी कहाँ थी? The residents of the old city were sent to the new capital of दौलताबाद in south। और ये जो नई कैपिटल थी ये थी दौलताबाद में। दौलताबाद इंडिया के डेक्कन एरिया में एक जगह है। तो जितने भी पुराने शहर के रहने वाले लोग थे उनको कहा गया कि आप लोग चलिए दौलताबाद में अब राजधानी होगी। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। अगर उस ज़माने के लिहाज से देखा जाए, उस ज़माने में ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह जाने में महीनों लगते थे। तो राजधानी शिफ्ट करना, यानी कि पूरे सामान के साथ सब लोग शिफ्ट होंगे दिल्ली से दौलताबाद, उसमें ले जाने में सारा सामान सब लोगों को जाने में महीनों का टाइम लग जाए। और दौलताबाद का भी ये फिक्स नहीं है कि वहाँ पे आपको हर चीज़ प्रॉपर वे में मिलेगी। तो खैर फैसला तो ले लिया गया। अब आगे क्या हुआ? Produce from Doab was collected as tax to feed the army, but additional tax was levied to maintain a large standing army. This coincided with a famine in the area. तो अब यहाँ पे ये भी यही काम करते थे कि जो दोआब से जो अनाज आता था टैक्स के तौर पे, इसी अनाज से आर्मी को खाना पीना खिलाया जाता था। लेकिन अब क्योंकि ये और ज़्यादा इनको स्टैंडिंग आर्मी रखनी है, क्योंकि अब इन्हें इन्वेड करना है ट्रांसोजियाना में, तो एडिशनल टैक्स भी लगाया मोहम्मद तुगलक ने। और जब ये एडिशनल टैक्स इन्होंने लगाया तुगलक ने, तो इनकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि उसी टाइम के आसपास सूखा पड़ गया एरिया में। तो अब जब सूखा पड़ गया तो एडिशनल टैक्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया। अब ज़रा देखते हैं आगे। He also paid soldiers in cash, but he used token currency made out of cheap metal. People saved their gold and silver coins and paid all their taxes with this token currency, which could be counterfeited easily. अब उस ज़माने में पैसे रुपए के मामले में चलते थे सोना और चांदी के सिक्के। तो अब मोहम्मद तुगलक ने एक नया फैसला लिया कि इसने इंट्रोड्यूस किया टोकन करेंसी, एक नई तरह की। और ये जो नए सिक्के इसने बनाए ये एक बहुत सस्ते मेटल के बने हुए थे। अब इससे हुआ क्या
कि अब नया सिक्का ये जो चलने लगा एक सस्ते मेटल का, इसको बहुत आराम से काउंटरफीट किया जा सकता था, यानी कि काउंटरफीट यानी कि नकली यानी कि जाली सिक्का बनाया जा सकता था। तो अब लोगों ने करने क्या लगे, लोगों ने दिमाग लगाया कि हम सोना और चांदी जिसकी वाकई में कीमत है, इस चीज़ को टैक्स के तौर पे दें। इससे अच्छा है कि वो जो सस्ता मेटल है इसी का जाली सिक्का खुद बनाने लगें और वो टैक्स के तौर पे देने लगें। तो वो टैक्स के तौर पे ऐसे ही जाली सिक्कों को देने लगे, नकली सिक्कों को देने लगे, जिससे कि सोना और चांदी जिनकी एक्चुअली में कीमत है ये टैक्स के तौर पे कम आने लगा। तो इस चीज़ का उल्टा नुकसान हो गया दिल्ली सुल्तान के साम्राज्य को। तो अब मोहम्मद तुगलक ने जितने भी अलग अलग कदम उठाए, इन कदमों का फाइनल रिजल्ट क्या आया, अब ये डिस्कस करते हैं। His administrative measures were a failure. His campaign into Kashmir was a disaster. He gave up his plan to invade Transoxiana and disbanded his large army. The shifting of people to Daulatabad was resented. Raising of taxes and famine led to widespread rebellion, and finally the token currency had to be recalled. तो मोहम्मद तुगलक ने राजकाज के जितने भी नए नए फैसले किए थे, ये सारे के सारे फैसले एक फेलियर साबित हुए, ये सारे फैसले विफल साबित हुए। और शुरुआत हुई कश्मीर के साथ। इनका जो कैंपेन था वो कश्मीर के रास्ते से होता हुआ जाता था। इन्होंने सोचा था कश्मीर को जीतेंगे, फिर वहाँ से ईरान की तरफ चल पड़ेंगे। तो कश्मीर के रास्ते में इनको समझ में आ गया कि इनका ये फैसला एक डिजास्टर था। ये इतने बड़े बड़े हाथी लेके, घोड़े लेके कश्मीर जब ये जाने लगे तो रास्ते में इनको समझ में आ गया कि ये चीज़ ठीक नहीं है। इसके बाद जो इनका फैसला था ट्रांसोजियाना को इन्वेड करने का, ये फैसला इन्होंने गिव अप कर दिया, यानी कि इन्होंने छोड़ दिया कि हमें अब ट्रांसोजियाना नहीं चाहिए, हम आक्रमण नहीं करेंगे। तो अब जब ट्रांसोजियाना में आक्रमण नहीं करना है तो अब जो स्टैंडिंग आर्मी, इनको बड़ी आर्मी बना के रखनी थी, लेकिन अब जो एक्स्ट्रा आर्मी इन्होंने बना ली थी उस आर्मी को इन्होंने क्या किया, डिस्बैंड किया, यानी कि उन लोगों को हटाया अपनी आर्मी से। यानी कि अब सिर्फ उतनी आर्मी रखी है कि बचाव कर सके मंगोल्स से। इसके बाद जो फैसला लिया गया था कि दिल्ली से दौलताबाद भेजा जाएगा लोगों को, इस फैसले का बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट हुआ, यानी कि लोगों ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखाई, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ थी ये। और फाइनली इस चीज़ को, इस फैसले को वापस ले लिया गया। रेजिंग ऑफ टैक्सेस, और ये जो टैक्सेस बढ़ाए थे और उसी टाइम पे अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, इससे क्या होने लगा, रिबेलियन होने लग गया, लोगों में नाराज़गी आने लग गई, लोग बगावत वाली बातें करने लग गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर था। और फाइनली जो इन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी, वो जो एक सस्ते मेटल के जो सिक्के इन्होंने निकाले थे, उनको भी रिकॉल किया जाने पड़ा, यानी कि उस सिक्के को भी फिर निरस्त कर दिया गया कि ये सिक्का नहीं चलेगा। तो इस तरीके से मोहम्मद तुगलक ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, ये सारे एक्सपेरिमेंट काम नहीं आए। और अगर आप बोलचाल की भाषा में सुने तो एक टर्म यूज़ किया जाता है जब कोई आदमी बहुत इम्प्रैक्टिकल सी बात करता है या कोई बहुत ज़्यादा हवा हवाई बात करता है कि बस बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर करने जाओ तो वो चीज़ इतनी आसान है नहीं। तो एक मुहावरा बन गया, मोहम्मद तुगलक पे एक मुहावरा बन गया कि दिल्ली से दौलताबाद, की मतलब ये काम बिल्कुल वही है जैसे कि दिल्ली से दौलताबाद। तो ये जो चीज़ है वो मुहावरा बन गई मोहम्मद तुगलक के जो जितने गलत फैसले थे। अब हम डिस्कस करते हैं द सल्तनत इन द 15th and 16th सेंचुरीज। तो ये हम चीज़ देख चुके हैं कि दिल्ली सुल्तान का साम्राज्य जो था वो स्टार्ट हुआ था दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके से। उसके बाद फिर वो और आसपास के शहर जीतने लगे। उसके बाद उन्होंने उन शहरों के आसपास के इलाके जीतने लगे। और उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का राज आया तो ये साउथ की तरफ बढ़े और साउथ के कुछ इलाकों को इन्होंने जीता। तो अब इसके बाद जब ये 15th-16th सेंचुरी का टाइम आया तब क्या हुआ, बाय दिस टाइम जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स। तो इस टाइम तक आते आते जितने भी अलग अलग इन्होंने शहर और इलाके जीते थे, जैसे जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, ये सब इलाके बगावत कर चुके थे, आज़ाद हो चुके थे। ये सब दिल्ली सुल्तान के इलाके से बाहर जा चुके थे। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक अफगान्स एंड राजपूत्स। और ये जो 15वीं और 16वीं सदी के टाइम है, इसमें एक नए रूलिंग ग्रुप्स उभर के सामने आ रहे थे
और ये रूलिंग ग्रुप्स थे अफगान्स और राजपूत्स। सब्सिक्वेंट एम्पायर्स फॉलोड द रेवेन्यू सिस्टम्स विद वेरिएशंस। अब दिल्ली सुल्तान्स ने जो रेवेन्यू सिस्टम्स बनाए, रेवेन्यू सिस्टम्स में बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने कि जितने भी गवर्नर्स हैं वो सिर्फ उतना ही टैक्स लेंगे जितना कहा गया है, ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स नहीं लेंगे। हर खेत का, इलाके का मुआयना होगा कि इसमें कितनी फसल उग सकती है और उस फसल के हिसाब से टैक्स डिसाइड किया जाएगा। यूँ हवा हवाई नहीं बोल दिया जाएगा कि आप इतना टैक्स दीजिए और आपको देना ही देना है। देखा जाएगा कि आप क्या इतना टैक्स दे पाएंगे, उसके हिसाब से, आपके खेत के हिसाब से आप पे टैक्स लिया जाएगा। तो ये सिस्टम साम्राज्य के लिए भी ठीक था और लोगों के लिहाज से भी ठीक था, यानी कि बैलेंस बना रहता था। और अकाउंटेंट्स जिस तरीके से रखे गए, और ये ऐसे छोटे छोटे, आपके चैप्टर में तो कम इंप्रूवमेंट्स दिए हैं, ऐसे कई सारे और भी पॉइंट्स थे। तो ऐसे जितने भी रेवेन्यू सिस्टम्स में इंप्रूवमेंट किए दिल्ली सुल्तान्स ने, आगे आने वाले सब्सिक्वेंट यानी कि आगे आने वाले, तो अब दिल्ली सुल्तान्स के बाद जितने साम्राज्य हुए, जैसे इनके बाद मुगल्स का साम्राज्य हुआ, मुगल्स के साम्राज्य के बीच में शेर शाह सूरी का साम्राज्य हुआ, तो ऐसे जितने राजा आए, जितने साम्राज्य आए, उन्होंने मोर और लेस देखा जाए तो इनके जो रेवेन्यू सिस्टम्स थे इन्हीं को फॉलो किया। बस थोड़े बहुत वेरिएशन होते रहे, लेकिन बेसिक जो रेवेन्यू मॉडल था वो यही रहा दिल्ली सुल्तान्स का। तो अब यहाँ अगला मुद्दा आता है हमारा एल्सवेयर सेक्शन, और एल्सवेयर सेक्शन में आपको इतिहास की एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना जो हुई, घटना क्या, एक पूरा सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हुआ, उसका एक बहुत छोटा सा ग्लिम्स दिया गया है इस एल्सवेयर वाले सेक्शन में। और ये सेक्शन में अगर आपको समझा दूं तो आपको हल्का फुल्का आइडिया लगेगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस वजह से ये जो टॉपिक है, ये जिस मुद्दे के बारे में बात हो रही है, इसकी मैं प्रॉपर वे में आपको कहानी समझाता हूँ। पहले आप एक कहानी के तौर पे इसे सुन लीजिएगा, और ज़्यादातर चीज़ें वैसे आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन अगर कुछ चीज़ें आप कैच नहीं भी कर पाते हो तब भी कोई बात नहीं। ये इस टॉपिक पे जितनी चीज़ें कही गई हैं, ये चीज़ें आप समझ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ दुनिया के एक बहुत नायाब शहर की, जो है जेरूसलम। और ये कहानी सुन के आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से एक ही शहर दुनिया के 3 बड़े धर्मों का एक बहुत खास तीर्थ स्थान बन गया। और ये तीनों धर्म जो हैं, ये हैं ज्यूज, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, यानी कि यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। और इस कहानी में आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन मिलेगा रोमन एम्पायर का, रोमन कैथोलिक चर्च का, क्रूसेड्स का, नाइट्स का, ऑटोमन एम्पायर का, और किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बाकी ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, इन्होंने शेप दिया इस दुनिया को, जिस दुनिया को आज हम देख पाते हैं, और किस तरीके से अलग अलग देश बने। ये सब चीज़ें हमें समझ में आएंगी, हल्का सा इंट्रोडक्शन मिलेगा इस कहानी से। और आज के टाइम की जो प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स है और जो अलग अलग देशों की पॉलिसीज़ है, खासतौर पे इजराइल के लिए, इस चीज़ का भी हल्का सा इंट्रोडक्शन हमें मिलेगा। तो वैसे तो ये कहानी शुरू होती है आज से 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले, जब इजिप्ट में फारोस का राज हुआ करता था। लेकिन हम अपनी कहानी इतने पहले से शुरू नहीं करेंगे, हम अपनी कहानी शुरू करेंगे आज से करीब करीब 2,500 साल पहले। तो आज से 2,500 साल पहले जो वेस्ट एशिया का हिस्सा है और जितना भी यूरोप का हिस्सा है, यहाँ उस टाइम पे इस तरीके से देश नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे अलग अलग इलाके हुआ करते थे, और हर इलाके का अपना अलग धर्म होता था, अपनी अलग भाषा होती थी, अपने अलग अलग ट्रेडिशंस होते थे और अलग अलग त्योहार होते थे। तो इस तरीके से अलग अलग जितने भी इलाके हैं उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। अब अगर धर्मों की बात करी जाए तो इतने अलग अलग तमाम धर्मों में एक बहुत खास धर्म था, और ये धर्म था ज्यूज का। ज्यूज यानी कि यहूदी धर्म। अब यहूदी धर्म के लोग किस किस को मानते हैं? तो सबसे पहले तो यहूदी लोग मानते हैं उस परमपिता परमेश्वर को, उस भगवान को जिस भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है। उसके बाद ज्यूज बहुत ज़्यादा मानते हैं प्रॉफिट इब्राहिम को। जो इब्राहिम थे, इब्राहिम के बारे में कहा जाता है कि फरिश्ते आते थे इनके पास, इनसे मिलते थे, इनको तमाम ज्ञान की बातें बताते थे, और वो फरिश्ते मैसेज देते थे उस भगवान का, इब्राहिम को।
और इब्राहिम साहब जो हैं वो इन फरिश्तों का मैसेज पहुंचाते थे आम लोगों तक। तो जो इब्राहिम थे उन्हें प्रॉफिट का दर्जा दिया गया, प्रॉफिट यानी कि पैगंबर। और ये भी माना गया कि प्रॉफिट इब्राहिम अकेले प्रॉफिट नहीं है, इनके बाद और भी पैगंबर आएंगे, और भी ऐसे लोग आएंगे जिनको उस भगवान का मैसेज मिलेगा और वो इंसानियत में पहुंचाएंगे। इनके बाद ज्यूज और बहुत ज़्यादा मानते हैं प्रॉफिट मोसेस को, यानी कि जो पैगंबर मूसा थे उनको। और इनकी भी एक से एक किस्से कहानियां हैं, कई सारे चमत्कारों के किस्से हैं। और इसके अलावा ज्यूज बहुत ज़्यादा मानते हैं किंग सोलोमन को। अब आज के टाइम में जहां इज़राइल देश है और इज़राइल के आसपास का जितना इलाका है, एक टाइम पे वहां ज़्यादातर यहूदी लोग रहा करते थे और इनके राजा थे किंग सोलोमन। और किंग सोलोमन ने इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी थी जेरूसलम में। तो किंग सोलोमन ने जेरूसलम में अपना एक मंदिर बनवाया, मतलब अपना मंदिर नहीं बनवाया, उन्होंने मंदिर बनवाया, तो इस वजह से उसे टेम्पल ऑफ सोलोमन कहा जाता है। तो अब जितने भी यहूदी धर्म के लोग हैं पूरी दुनिया में, इनका एक इकलौता जो मंदिर था वो था टेम्पल ऑफ सोलोमन। अब इसके बाद ऐसा हुआ कि कई सालों के बाद, सदियों के बाद, किसी एक साम्राज्य ने हमला किया इनके उस होली लैंड में, या उनके वो जो पवित्र जगह थी इज़राइल और इज़राइल के आसपास का इलाका, ज्यूस को हरा दिया और उनको मजबूर किया कि वो अपने होली लैंड या पवित्र जगह से बाहर जाएं। और जेरूसलम शहर को बिल्कुल तबाह कर दिया गया, सब चीज़ें तोड़ फोड़ दी गई और जो टेम्पल ऑफ सोलोमन था उस टेम्पल ऑफ सोलोमन को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। अब इस चीज़ के बाद कई सारी सदियां गुजर गईं, जो यहूदी लोग हैं वो वापस से आए अपने इस होली लैंड में, दोबारा से बसे और इन्होंने दोबारा से जेरूसलम शहर को बसाया। और जो टेम्पल ऑफ सोलोमन जहाँ था वहाँ पे इन्होंने दोबारा से टेम्पल ऑफ सोलोमन बनाया। तो अब जो टेम्पल ऑफ सोलोमन बना, ये बना सेकंड टेम्पल ऑफ सोलोमन। अब इसके बाद क्या होता है, कई सदियों के बाद दोबारा से कोई साम्राज्य इन पे हमला करता है, इनको हराता है यहूदियों को, इनको दोबारा से इनके होली लैंड से बाहर भेज देते हैं और दोबारा से जेरूसलम शहर को बर्बाद कर देते हैं। और ये जो टेम्पल ऑफ सोलोमन था, सेकंड टेम्पल ऑफ सोलोमन, इसको दोबारा तोड़ दिया जाता है। और अब की बार ये टेम्पल ऑफ सोलोमन पूरी तरीके से नहीं टूटता, इसकी जो वेस्टर्न वॉल है, यानी कि जो पश्चिमी दीवार है, वो बची रह जाती है। और आज तक वो वेस्टर्न वॉल बची हुई है और वो वेस्टर्न वॉल अब कही जाती है वेलिंग वॉल। और दुनिया भर के जितने भी यहूदी हैं वो जाते हैं इज़राइल में, उस वेलिंग वॉल के किनारे खड़े होके वो प्रार्थना करते हैं, अपना दुख प्रकट करते हैं कि वो उनका टेम्पल टूट गया। तो ये तो रही ज्यूस की कहानी, हल्का सा आइडिया। अब आज से 2000 साल पहले जो यूरोप का एरिया है वहाँ एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना जो था रोमन एम्पायर। और ये रोमन एम्पायर उस ज़माने के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ा साम्राज्य था और बहुत पावरफुल साम्राज्य था। और साम्राज्य कैसे बनते हैं, जब अलग अलग इलाकों को एक साथ लाया जाता है। तो अब जितने भी इलाके थे रोमन साम्राज्य में, हर इलाके में अलग अलग भाषा बोली जाती थी, हर इलाके में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करी जाती थी, हर इलाके के लोगों की मान्यताएं, ट्रेडिशन सब अलग थे। तो अब इससे होता क्या था कि जब इतने सारे अलग अलग इलाके एक साथ एक साम्राज्य में रहते थे तो रिबेलियन यानी कि बगावत बहुत ज़्यादा होती थी। और एक और चीज़, इतने साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों से ही आर्मी बनाई जाती थी, तो आर्मी में बड़ी दिक्कत होती थी, लोगों में यूनिटी नहीं होती थी। और साम्राज्य जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और ज़्यादा वो दिक्कतें शुरू होंगी, क्योंकि उतने अलग अलग टाइप के लोग होते चले जाएंगे। तो इस वजह से कई बार रेबेलियन होता था, बगावत होती रहती थी और रोमन साम्राज्य के जितने भी राजा थे वो परेशान रहते थे, हमेशा कोई ना कोई बगावत होती रहती थी। इसके अलावा रोमन समाज जो था वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड था, एक हायर क्लास, एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास। लोअर क्लास यानी कि स्लेव्स यानी कि गुलामों का क्लास था वो।
तो अब इन क्लासेस में आपस में लड़ाई होती थी। कई बार जो स्लेव्स होते थे वो बगावत कर देते थे, कई बार मिडिल क्लास बगावत कर देते थे। तो ऐसी ही बगावत होती रहती थी और ऐसी ही एक बहुत बड़ी बगावत थी जिसको लीड किया था एक गुलाम ने, जिसका नाम है स्पार्टकस। तो अब रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो बस ऐसे रेबेलियन को दबाने में लगे रहते थे और उनको समझ नहीं आता था कि कैसे बंद किया जाए इन बगावतों को। तो अब क्या होता है, जो जेरूशलेम शहर है उस शहर में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम था यीशु, या जिसको जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं। तो अब जेरूशलेम शहर में उस लड़के का बचपन गुजरता है और जेरूशलेम शहर के सब लोगों को एक चीज़ का आइडिया लग जाता है कि ये जो लड़का है, इस लड़के में कुछ खास है, इसमें कुछ अलग सी डिविनिटी है इस लड़के में। और जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी गरीब लोग थे, बेसहारा लोग थे, मजबूर जितने भी लोग थे, उन लोगों के हक की आवाज़ उठाना शुरू किया जीसस क्राइस्ट ने। और जीसस क्राइस्ट उसके अलावा उनको कई तमाम तरह की टीचिंग्स भी देते थे, भगवान के बारे में बताते थे, इस दुनिया के बारे में बताते थे और मैसेज दिया करते थे प्यार मोहब्बत का। उनका कहना था कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी जानवर हैं, आप सबसे प्यार करो, सेवा करो और यही रास्ता है भगवान तक पहुंचने का। तो अब जितने भी सब लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे जीसस क्राइस्ट से, और जीसस क्राइस्ट ने इस तरीके से आवाज़ उठाना शुरू किया रोमन साम्राज्य के खिलाफ। और सिर्फ रोमन साम्राज्य के खिलाफ नहीं, जो रोमन समाज है, समाज के खिलाफ भी आवाज़ उठाना शुरू किया कि इस तरीके से इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ठीक नहीं है लोगों का। और इसके अलावा जो बैंकर्स थे उस ज़माने के, यानी कि जो लोगों का काम था कि सोना और चांदी वो लोन में या उधार दिया करते थे रोमन साम्राज्य को, या लोगों को उधार दिया करते थे, ये बैंकिंग सिस्टम जिनका काम है, उनसे भी बगावत एक उठाई जीसस क्राइस्ट ने। तो अब इस तरीके से जीसस क्राइस्ट का इमर्जेंस होने लग गया था और जीसस क्राइस्ट को कई लोग प्रॉफिट मानने लगे थे, यानी कि इनको एक पैगंबर मानने लगे थे कि ये ईश्वर की संतान है और ये एक मैसेज दे रहे हैं इंसानियत को। तो अब होने ये लगा कि साम्राज्य में जब भी कहीं बगावत होती है तो साम्राज्य पूरी कोशिश करता है कि इस बगावत को जल्दी से जल्दी पूरी तरीके से दबा दिया जाए। तो अब जो रोमन साम्राज्य था उसने भी यही किया। जीसस क्राइस्ट पे तमाम तरह के इल्ज़ाम लगा दिए गए कि ये ऐसा गलत काम करते हैं, वैसा करते हैं, ये देशद्रोह करते हैं, राजद्रोह करते हैं, ऐसे कई इल्ज़ाम उन पे लगाए और उनको सज़ा दी गई जान से मारने की। और जीसस क्राइस्ट को बहुत बेदर्दी के साथ मार दिया गया। तो हम जीसस क्राइस्ट की कहानी पे थोड़ा सा कम डिस्कशन करेंगे, हम रोमन साम्राज्य पे ज़्यादा रहेंगे। तो अब हुआ ये कि रोमन एम्पायर को लगा कि ये मूवमेंट और ये बगावत अब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा होने ये लगा कि जीसस क्राइस्ट के जो फॉलोअर्स थे, इनके फॉलोअर्स ने कभी भी जीसस क्राइस्ट को भूले नहीं वो लोग, और इन्होंने एक नई चीज़ करना शुरू किया कि जीसस क्राइस्ट की जितनी भी टीचिंग्स थी, जितनी भी बातें वो लोगों को बताते थे, और जीसस क्राइस्ट की ज़िंदगी से जुड़ी जो किस्से कहानियाँ थे कि जीसस क्राइस्ट ने एक बार ऐसा किया, फिर एक बार ऐसा किया था, ऐसे किस्से कहानियों को और जो उनके प्यार और जेनरोसिटी, जो उनकी दया के जो किस्से हैं, उनको वो ले जाने लगे दूर दराज के लोगों तक और जीसस क्राइस्ट का मैसेज पहुंचाने लगे उन लोगों तक। और क्रिश्चियनिटी एक कल्ट के जैसा बनना शुरू हो गया और इन लोगों ने, जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स ने चर्चेस बनानी शुरू कर दी, उन्होंने बाइबल बना ली, अपनी फिलॉसफीज़, अपने रिचुअल्स, अपने जितने भी रीति रिवाज हैं, उन्होंने अपने फेस्टिवल्स बनाने शुरू कर दिए, अलग अलग ट्रेडिशंस बनाने शुरू कर दिए। तो क्रिश्चियनिटी एक धर्म के तौर पे, कि उसमें फिलॉसफी भी है, रिचुअल्स भी हैं, ट्रेडिशंस भी हैं, वो एक धर्म के तौर पे इवॉल्व होने लग गया और इस तरीके से वो धर्म बनने लग गया और पूरे समाज में एक जॉइनिंग बॉन्ड बनने लग गया, यानी कि लोग जुड़ने लगे एक दूसरे से क्रिश्चियनिटी के नाम पे। भले वो अलग धर्म के हों, अलग अलग भाषाएं बोलते हों, लेकिन ये एक धागा उनको जोड़ रहा था। और क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने अपना बचपन जेरूशलेम में गुजारा और जेरूशलेम की कई सारी कहानियां हैं, तो इस वजह से जेरूशलेम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थान रहा जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनके लिए। अब जब क्रिश्चियनिटी एक धर्म के सेंस में बनने लग गया तो ये चीज़ पसंद नहीं आई रोमन साम्राज्य को।
उन्होंने क्या करना शुरू किया, जितने भी क्रिश्चियंस मिलते थे उनको किसी ना किसी तरीके से पूरी कोशिश करते थे कि सज़ा दी जाए। और कई बार ऐसा होता था, लोगों को जिंदा जला दिया जाता था सिर्फ इसलिए कि वो क्राइस्ट पे बिलीव करते हैं, क्राइस्ट को बहुत ज़्यादा मानते हैं। लोगों को उनकी खाल उधेड़ ली जाती थी। ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट्स उनको दिए जाते थे सिर्फ इसकी वजह से कि वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। अब इस चीज़ के करीब 100-150 सालों के बाद जब रोमन साम्राज्य के राजाओं ने ये देखा कि क्रिश्चियनिटी ख़त्म नहीं हो रही है, लोग अभी भी फॉलोअर्स हैं और बनते जा रहे हैं, तो अब रोमन साम्राज्य में जैसे आगे और भी नए राजा आते हैं, तो अब जो नए राजा आए उनमें से एक राजा थे कॉन्स्टेंटीन और एक और राजा थे थियोडोसियस। तो इन दोनों राजाओं ने एक ऐसा फैसला लिया जिस फैसले ने इंसानियत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मार्क छोड़ा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को रोमन साम्राज्य का ऑफिशियल धर्म घोषित कर दिया कि अब रोमन साम्राज्य क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और क्योंकि ये जो रोमन साम्राज्य है ये वो लोगों को जोड़ने वाला धागा ढूंढ रहे थे, तो ये धागा इनको दिख गया कि क्रिश्चियनिटी एक ऐसा धागा है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाइबल का न्यू टेस्टामेंट लिखा। इसके बाद इन्होंने एस्टेब्लिश किया रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन साम्राज्य की राजधानी में रोम में इन्होंने एस्टेब्लिश किया रोमन कैथोलिक चर्च। और ये रोमन कैथोलिक चर्च एक जॉइनिंग बॉन्ड रहेगा दुनिया के तमाम सारे क्रिश्चियंस के बीच में। और ये राजा जो थे, ये राजा जानते थे कि साम्राज्य तो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, लेकिन ये जो चीज़ बन रही है ये हमेशा के लिए है, हज़ारों सालों तक रहनी है। और ये एक सीट ऑफ इन्फ्लुएंस है, यानी कि दुनिया भर में कहीं पे भी क्रिश्चियंस होंगे वो कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे इस रोमन कैथोलिक चर्च के साथ। अब रोमन साम्राज्य ने क्या किया, साम्राज्य हमेशा बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, तो अब रोमन साम्राज्य ने क्या किया कि रोमन साम्राज्य जब भी एक्सपैंड करता था, कि अब रोमन साम्राज्य जैसे कोई नई टेरिटरी एक्वायर करता था, तो ये पूरी कोशिश करते थे कि वहाँ के जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी धर्म को मानने लग जाएं। जो लोग आराम से मान ले रहे हैं वो तो आराम से मान लें, और जो लोग नहीं मान रहे हैं कोई बात नहीं, वो समाज में अलग थलग रह जाएंगे। और उनको समाज की मुख्य धारा में अगर आना है तो धीमे धीमे वो नहीं तो उनके बच्चे नहीं तो उनके बच्चे, वो धीमे धीमे क्रिश्चियनिटी में आते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में फैल गई वक्त के साथ, और रोमन एम्पायर एक टाइम पे आके खत्म हो गया, लेकिन ये क्रिश्चियनिटी बरकरार है और ये रोमन कैथोलिक चर्च की पावर आज भी बरकरार है। तो ये तो रही बात रोम की और क्रिश्चियनिटी की। अब ये जो चीज़ें हुई, इन चीज़ों के करीब 500 सालों के बाद, यानी कि करीब 600 AD की बात है, और अब हम चल रहे हैं अरेबिया में। आज के टाइम में जहां सऊदी अरेबिया देश है और उसके आसपास का जो इलाका है, इस इलाके का नाम था अरेबिया। और जिस तरीके से यूरोप में अलग अलग इलाकों में अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग ट्रेडिशंस, वैसे ही अरेबिया का हाल था कि ये भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स एरिया रहा है। अब यहाँ पे अरेबिया में एक उस ज़माने में 600 AD में एक मर्चेंट हुए, मर्चेंट यानी कि व्यापारी, जिनका नाम था मोहम्मद। अब मोहम्मद करते क्या थे कि दूर दराज के इलाकों में जाते थे, सामान खरीदते थे, उस सामान को लेके फिर किसी दूर इलाके में जाते थे, वहाँ बेचते थे, वहाँ कुछ और सामान खरीद के कहीं और बेचते थे। तो इनका दूर दराज के इलाकों में आना जाना लगा रहता था। तो ये जो मोहम्मद थे ये बहुत नेक इंसान थे, दिल के बहुत साफ थे, तो इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी और दूर दराज के इलाकों में लोग इनको जानते थे और बहुत इज्जत से पेश आते थे। हर कोई जानता था कि ये आदमी बहुत प्योर हार्ट का आदमी है। तो अब जो मोहम्मद थे, इनकी एक और बड़ी ख़ास चीज़ थी, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नेचर के थे। तो कहीं पे भी कोई धार्मिक स्थल होता था, कोई तीर्थ स्थान होता था, वो जाके विजिट ज़रूर करते थे, वहाँ घूमते थे, वहाँ मेडिटेशन करते थे। तो ऐसे ही किसी आदमी ने इनको एक दिन बता दिया कि कहीं कोई ऐसा पहाड़ है, उन पहाड़ियों में गुफाएं हैं, उन गुफाओं में आप जाके मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा इलाका है। तो ऐसे ही वो पहाड़ों की उन गुफाओं में बैठ के एक दिन मेडिटेशन कर रहे थे, और जब मोहम्मद वहाँ मेडिटेशन कर रहे थे तो इनको एक फरिश्ता दिखाई देता है, जिस फरिश्ते का नाम था गैब्रियल।
या जिसको कहते हैं जिब्राइल भी कहते हैं। और ये जो फरिश्ता था गैब्रियल, इसने भी तमाम तरह का ज्ञान दिया मोहम्मद साहब को, तमाम तरह की बातें बताई, कुरान लाके दी मोहम्मद साहब को। और ये जिम्मेदारी अब इन पे थी कि ये उस फरिश्ते ने जितनी भी बातें इनको बताई हैं, जो बातें कही हैं, इंसानों के लिए जो मैसेज दिया है, वो मैसेज ये ले जाएं इंसानों के पास। तो मोहम्मद साहब ने अब ये काम करना शुरू किया और इस तरीके से शुरुआत हुई इस्लाम की। और इस्लाम की शुरुआत जब हुई तो मोहम्मद साहब ने आसपास के इलाकों में इस्लाम फैलाना शुरू किया। और जब इनकी ज़िंदगी का वक्त पूरा हो गया था इस दुनिया में, तो मोहम्मद साहब अब जाते हैं कहाँ? जेरूसलेम शहर। और जेरूसलेम शहर में एक चट्टान थी, उस चट्टान के ऊपर वो खड़े होते हैं और आसमान से कहा जाता है कि फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते इनको उठा के ले जाते हैं जन्नत में। तो अब वो जिस चट्टान पे खड़े थे मोहम्मद साहब, उस चट्टान के आसपास एक जगह बनाई गई, तो उस जगह को कहा जाता है टेम्पल माउंट, यानी कि चट्टान का मंदिर। तो इस तरीके से जेरूसलेम शहर इस्लाम के लिए भी एक तीर्थ स्थान बन गया। और अगर तीर्थ स्थानों की बात करें तो इनका एक और बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है जो कि है मक्का। और मक्का में क्या है तीर्थ? वहाँ एक ब्लैक क्यूब है, जिस ब्लैक क्यूब की स्थापना करी थी प्रॉफिट इब्राहिम ने। तो ये बेसिकली अब ये सीन रहा इस्लाम का। अब इसके बाद क्या होता है कि रोमन साम्राज्य ने जो क्रिश्चियनिटी के साथ किया, वही काम किया रशीदुन एम्पायर ने, रशीदुन साम्राज्य ने इस्लाम के साथ। इस एम्पायर ने या इस साम्राज्य ने क्या किया? इस्लाम को अपना ऑफिशियल धर्म बना लिया अपने साम्राज्य का। और फिर ये भी वही काम करते थे कि ये जब भी एक्सपैंड करते थे, ये नई टेरिटरीज जब जीतते थे, तो वहाँ फिर इस्लाम को फैलाने की कोशिश करते थे। कुछ लोग आराम से खुद ही आ जाते थे और धीमे धीमे एक जनरेशन्स के साथ कई सारे लोग धीमे धीमे इस्लाम में कन्वर्ट होते रहते थे। तो इस तरीके से इस्लाम बढ़ना शुरू हुआ और ब्लेंड होने लगे नए नए कल्चर। अब जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी अलग अलग कल्चर के लोगों को अपने अंडर लेता था, तो क्रिश्चियंस हैं लेकिन फिर भी वो अपना एक नया वर्जन बन जाते थे अलग अलग कल्चर्स के फॉर्म में। वैसे ही इस्लाम में भी ये चीज़ होने लग गई, लैंग्वेज के फॉर्म्स में, कस्टम्स के फॉर्म्स में। तो खैर अब आगे ये होता है कि ऐसे जो एम्पायर थे, रशीदुन साम्राज्य जो था, इसके बाद एक और साम्राज्य बना अब्बासिद साम्राज्य। ऐसे साम्राज्यों ने अपना एरिया बढ़ाना शुरू किया और इन्होंने जेरूसलेम शहर को जीता। और जेरूसलेम शहर इनके लिए तीर्थ स्थान भी था। तो जेरूसलेम शहर को इन्होंने जीता और जो ब्रोकन रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर टूट चुका था काफ़ी, तो बाइजेंटीन एम्पायर को हरा के इन्होंने जेरूसलेम शहर पे कब्जा कर लिया। अब जेरूसलेम शहर सिर्फ मुस्लिम्स का तीर्थ तो है नहीं, वो क्रिश्चियंस का या ईसाइयों का भी तीर्थ है, यहूदियों का भी तीर्थ है। तो अब जब क्रिश्चियंस या यहूदी जब जेरूसलेम शहर में आते थे वहाँ के तीर्थ में जाने के लिए, तो उन पे टैक्स लगाया जाता था, क्योंकि जेरूसलेम शहर अब इन साम्राज्यों का हिस्सा है। उन लोगों पे टैक्स लगाया जाता था, रास्ते में उनको कई बार लूट लिया जाता था और उन लोगों को आके जेरूसलेम शहर में घूमने के लिए इन लोगों से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ये चीज़ों की वजह से ज्यूज़ और क्रिश्चियंस को काफ़ी प्रॉब्लम्स होते थे। तो अब इसके बाद होता क्या है कि जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं, तो अब जो रोमन कैथोलिक चर्च है, रोमन साम्राज्य तो टूटने लग गया था, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च ने अब यहाँ पे क्या किया? रोमन कैथोलिक चर्च ने फैसला किया कि जितने भी एरियाज़ ये लोग हार चुके हैं, इन एरियाज़ को वापस जीतना पड़ेगा और जेरूसलेम शहर को अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो अब इसके लिए इनको बहुत बड़ी आर्मी चाहिए। तो अब इतनी बड़ी आर्मी आएगी कैसे? तो जो रोमन चर्च है, इसने ऐसा एक फरमान जारी किया कि जो समाज है, समाज में एक नई कैटेगरी के लोग होंगे जिनको कहा जाएगा नाइट्स, यानी कि ये होंगे योद्धा। और इन योद्धाओं का काम होगा क्रूसेड्स करना। क्रूसेड्स यानी कि ये लोग हमला करेंगे इन साम्राज्यों पे और जितने भी एरियाज ये लोग हार चुके हैं, उन एरियाज को वापस अपने कंट्रोल में लाएंगे। और इन नाइट्स का और भी काम होगा कि जितने भी तीर्थ यात्री जेरूसलेम शहर जाएंगे, उनको ये सही सलामत ले जाएंगे जेरूसलेम शहर तक और वापस लाएंगे। और इसके साथ साथ ये जो नाइट्स हैं,
ये पर्सनल आर्मी के तौर पे भी काम करेंगे कि ये रोमन कैथोलिक चर्च की पर्सनल आर्मी है। तो अब इसके बाद शुरू होता है टाइम क्रूसेड्स का। क्रूसेड्स शुरू हुए 1100 AD से और चले करीब करीब 1500 AD तक, यानी कि इतने पूरे टाइम में हमेशा मारकाट चलती रही, लड़ाइयाँ चलती रही, युद्ध होते रहे, कई सारे इलाके इन नाइट्स ने जीते और कुछ सालों के बाद कुछ इलाके हार गए और इसी तरीके से जीतना हारना चलता रहा। और फाइनली जाके ऑटोमान साम्राज्य बना एक, जैसे नए नए साम्राज्य आते हैं वैसे एक नया साम्राज्य बना ऑटोमान साम्राज्य मिडिल ईस्ट में। और ऑटोमान साम्राज्य ने फिर पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया और जेरूसलेम शहर पे भी कब्जा कर लिया। और ऑटोमान साम्राज्य ने करीब करीब 500 सालों तक जेरूसलेम शहर अपने कब्जे में रखा। अब इसके बाद यहाँ से हम आगे चलते हैं कुछ सदियों के बाद 1800s के टाइम में, यानी कि अब 19th सेंचुरी शुरू हो गई है। अब 19th सेंचुरी तक आते आते दुनिया में नई चीज़ क्या हुई थी कि अब दुनिया में कई सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज बनी थी, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज, जर्मनी, ऐसे कई सारी कंपनीज बनी थी। तो इन कंपनीज का काम था कि दुनिया के दूर दराज के इलाकों में जाके व्यापार करना और अगर मौका मिले तो उन इलाकों पे कब्जा कर लेना और उन इलाकों पे राज करना। तो इन ईस्ट इंडिया कंपनीज ने पूरी दुनिया में, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में, चाहे आप पूरे अमेरिका की बात कर लीजिए, अफ्रीका की बात कर लीजिए, इंडियन सिविलाइजेशन की बात कर लीजिए, चाइनीज सिविलाइजेशन पे डायरेक्टली इन्होंने राज नहीं किया लेकिन इनडायरेक्टली काफ़ी हद तक राज किया। तो दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में इन ईस्ट इंडिया कंपनीज का राज था। और ईस्ट इंडिया कंपनीज में भी जो सबसे ज़्यादा थी वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका राज सबसे ज़्यादा था, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कंपनी रही। और अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना बड़ा साम्राज्य था तो ये जो बाकी ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं ये आपस में लड़ाई करती थी कि हमें भी साम्राज्य का हिस्सा चाहिए। अब जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि किस तरीके से साम्राज्य की लड़ाई होती थी और किस तरीके से साम्राज्य डिवाइड किया जाता था। जैसे कि 1800s के टाइम की ही बात है कि एक साइंटिस्ट था, एक इन्वेंटर था जिसने बनाई मैक्सिम गन। यानी कि जिस ज़माने में लोग तलवार भाले से लड़ रहे थे, इन्होंने बनाई थी मशीन गन। और मैक्सिम गन इतनी पावरफुल थी कि अगर एक आदमी के पास मैक्सिम गन है तो सामने अगर कोई सेना खड़ी हो तलवार और भाले लेके तो एक आदमी अकेले सैकड़ों आदमियों को मार सकता है। तो ये मैक्सिम गन जब बनी तो उस ज़माने में अगर दुनिया के बादशाहों की बात करी जाए तो दुनिया के एक बादशाह थे लॉर्ड रॉथशाइल्ड। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक फाउंडिंग मेंबर थे कि इन्होंने पैसा लगाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कि ये कंपनी फिर चले और इसके प्रॉफिट का हिस्सा इनको मिलता था। तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब दुनिया के बादशाहों में से एक ये थे। तो उस ज़माने में इन्होंने मैक्सिम गन्स की फैक्ट्री लगाई खुद और ये मैक्सिम गन्स देना शुरू किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इनके कमांडर्स को। और इन मैक्सिम गन्स की मदद से फिर खून खराबा शुरू हुआ है अफ्रीका में। और कुछ सालों के अंदर पूरा का पूरा अफ्रीका, जो पूरा इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, वो लॉर्ड रॉथशाइल्ड के अंडर था। यानी कि पूरा कॉन्टिनेंट, वहाँ के जंगल, वहाँ के खेत, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के खदाने, वहाँ के इंसान, हर चीज़ का फैसला लॉर्ड रॉथशाइल्ड करेंगे कि किसके साथ क्या होगा। उनका बस चले तो खदान से कोई चीज़ निकाल के दुनिया में कहीं बेच दें, इनका बस चले तो इंसानों को दुनिया में कहीं बेच दें। और इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, इन्होंने हर चीज़ बेची है। तो अब क्या हुआ कि पूरा का पूरा अफ्रीका आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। तो अब बाकी ईस्ट इंडिया कंपनीज लड़ाई करने लग गई कि हमें भी साम्राज्य का हिस्सा चाहिए। तो अब क्या हुआ, 1885 में हुआ स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका के टुकड़े किए गए, अफ्रीका की जैसे भजिया बना दी गई कि ये हिस्सा तुम ले लो, ये हिस्सा तुम ले लो, तुम राज करो, ये हिस्सा तुम लो, तुम राज करो, और कुछ भी करो, पूरा का पूरा हिस्सा तुम्हारा है, तुम्हें जो मन में आए तुम कैसे भी इसका फ़ायदा उठाओ। तो इस तरीके से अफ्रीका का स्क्रैम्बल हुआ, अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनीज में अफ्रीका बांट दिया गया। तो इसी तरीके से ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो डिवाइड एंड रूल करते थे। ब्रिटिशर्स क्या, ये सारे यूरोपियंस का तरीका था
कि लोगों को डिवाइड करो, और जितने भी देश इन्होंने बनाए, अलग अलग इलाके जितने देश इन्होंने बनाए, इस तरीके से बनाए कि वो देश कमजोर रहें और आपस में ही अलग अलग कल्चर्स के लोग लड़ाई करते रहें आपस में। अब वक्त थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और 1914 का साल आता है। तो इस टाइम पे दोबारा से ये जो साम्राज्य की जो लड़ाई है, ये साम्राज्य की लड़ाई दोबारा से शुरू होती है। और ये लड़ाई किस किस लोगों के बीच में होती है? एक तरफ तो था ब्रिटिश एम्पायर, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के ज्यादातर हिस्से में ब्रिटिश साम्राज्य था, तो इसी साम्राज्य का हिस्सा चाहिए बाकी लोगों को। और दूसरी तरफ कौन थे? बेसिकली जर्मनी, और जर्मनी का साथ देने वाले कुछ और देश। और इन देशों में एक देश था ऑटोमान साम्राज्य। तो अब लड़ाई शुरू होती है इन दोनों के बीच में, जर्मनी, ऑटोमान और कुछ देश, इनकी लड़ाई होगी ब्रिटिश साम्राज्य से। और क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया में है, तो ब्रिटिशर्स की तरफ से जो सैनिक आएंगे वो ऑस्ट्रेलिया से भी आएंगे, वो इंडिया से भी आएंगे, वो अफ्रीका से भी आएंगे, वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आएंगे। और इस वजह से इस वॉर को जर्मनी वर्सेस ब्रिटेन नहीं कहा गया, इस वॉर को वर्ल्ड वॉर कहा गया, क्योंकि वाकई पूरी दुनिया से सैनिक आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है? वर्ल्ड वॉर शुरू होती है और वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन एक क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच जाता है, यानी कि एक बड़े नाजुक हालत में पहुंच जाता है ब्रिटेन। और इस नाजुक हालत में ब्रिटेन को ये वॉर जीतने के लिए ज़रूरत पड़ती है मदद की, और ये मदद उसे चाहिए अमेरिका से। अब ब्रिटेन अमेरिका से मदद मांगता है। ब्रिटेन के जो रॉयल क्राउन है, जो वहाँ के राज करने वाले जो लोग हैं, वो मदद मांगते हैं अमेरिका के जो राजा लोग हैं। अमेरिका के राजा लोग यानी कि कौन? जिन लोगों ने अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट किया है, अमेरिका को डेवलप किया है, और वो मालिक हैं अमेरिका के, जो ओन करते हैं वहाँ के सिस्टम्स को, वहाँ के बैंक्स को, उन लोगों से मदद मांगी ब्रिटिशर्स ने। और उन लोगों की तरफ से कौन थे? लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड। लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड से मदद मांगी ब्रिटिश रॉयल क्राउन ने। और यहाँ पे क्या होता है? लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड क्या करते हैं? बैलफोर एग्रीमेंट साइन करते हैं। बैलफोर एग्रीमेंट का मतलब लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड ये कहते हैं कि हमें यहूदियों के लिए एक अलग देश चाहिए। अगर आप हमें एक अलग देश देने को तैयार हैं, तब अमेरिका को हम वॉर में ले आएंगे। तो ब्रिटिश रॉयल क्राउन इस चीज़ के लिए तैयार होता है और अमेरिका साथ देता है ब्रिटेन का। और फिर वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका और ब्रिटेन जब मिल के लड़ते हैं तो ब्रिटेन जीत जाता है और जर्मनी और ऑटोमान साम्राज्य हार जाते हैं। तो जब ऑटोमान साम्राज्य हार जाता है तो फाइनली 400-500 सालों के बाद जेरूसलम दोबारा से इन लोगों के कंट्रोल में आता है। चाहे आप ब्रिटिशर्स कह लीजिए, चाहे लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड के लोग कह लीजिए, चाहे आप रोमन एम्पायर कह लीजिए, चाहे ब्रिटिश क्राउन कह लीजिए, इन लोगों के हाथ में पहली बार जेरूसलम आया 400 सालों में। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने वही किया जो अफ्रीका के साथ किया। इन्होंने ऑटोमान साम्राज्य लिया और ऑटोमान साम्राज्य की भजिया बना दी। इन्होंने ऑटोमान साम्राज्य को 15 छोटे छोटे देशों में डिवाइड किया और इन देशों को प्रॉपर तौर पे अलग अलग सोशल लाइंस में डिवाइड किया कि भविष्य में जब ये देश आज़ाद हों, क्योंकि ऑटोमान साम्राज्य जो है ये दरअसल वहाँ है जहाँ मिडिल ईस्ट एरिया है। दुनिया के जितने मुस्लिम देश आज के टाइम में वो सब ऑटोमान का एरिया है। तो इन्होंने इस तरीके से देश डिवाइड किया अलग अलग कल्चर्स के लिहाज से कि ये देश जब अलग अलग देश बने तो इनमें यूनिटी ना रहे। तो खैर अब इन्होंने ऑटोमान को अलग अलग देशों में डिवाइड किया और जो अरेबिया का एरिया था, पूरा का पूरा अरेबिया इन्होंने दे दिया हाउस ऑफ साउद्स को। अब ये हाउस ऑफ साउद यानी कि ये एक खानदान है, यानी कि चाचा, मामा, फूफा, भतीजा, ये सब लोग एक ही खानदान था। उस खानदान को पूरा का पूरा अरेबिया दे दिया कि अब ये पूरा अरेबिया आपकी जागीर है, आपको राज करना है यहाँ और आप ही राज करो। और कोई अगर आदमी कुछ भी कहे तो उसको पकड़ के मरवा दो, पूरा आप ही का राज है। तो अब अरेबिया बन गया सऊदी अरेबिया। और इस तरीके से अब ऑटोमान को अलग अलग डिवाइड किया ब्रिटिशर्स ने, और कुछ हिस्सा तुम ले लो, कुछ हिस्सा फ्रांस, कुछ हिस्सा जर्मनी, कुछ हिस्सा पोर्चुगीज, और जो खास
जो हिस्सा था अरेबिया उसको दे दिया हाउस ऑफ साउद को। और इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे इन्हें पेट्रोल का आराम से चीज़ें मिल गई। और जो हाउस ऑफ साउद थे, ये देखा जाए तो ये सऊदी अरेबिया इस्लामिक लीडर बना, इस्लामिक लीडर रहा। क्यों? पहली चीज़ तो सऊदी अरेबिया से ही प्रॉफिट मोहम्मद और इस्लाम की शुरुआत हुई। सऊदी अरेबिया में ही मक्का मदीना है। और सबसे खास चीज़, सऊदी अरेबिया सबसे अमीर देश है। बाकी सारे जितने मुस्लिम देश हैं सब काफ़ी गरीब हैं, सऊदी अरेबिया बहुत अमीर देश है। तो सऊदी अरेबिया मुस्लिम देशों का एक लीडर बन के साबित हुआ। और सऊदी अरेबिया हमेशा से एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलाय रहा है ब्रिटेन का, चाहे अमेरिका का, चाहे जितने भी नेता रहे हैं। तो इस तरीके से इनको ये इस्लामिक वर्ल्ड का भी कंट्रोल इनको हासिल रहा हमेशा। जो काम ये खुद नहीं कर सकते वो काम ये इनसे करा सकते हैं। अब जब हमने ऑटोमान और अफ्रीका की बात कर ली तो सबसे पहले हम अब जेरूसलम की कहानी आगे बढ़ाने से पहले आप शुक्रिया अदा करिए हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स का, जिन अलग अलग लोगों ने हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में वो नेशनलिज्म की भावना जगाई, वो नेशनल कॉन्शियसनेस जगाई कि हम सब भले ही अलग अलग धर्म के हैं, हम सब अलग अलग भाषा के हैं, हम सब अलग अलग रीजन्स के हैं, लेकिन हम सब एक देश हैं। और उन तमाम लोगों में गांधी, जिन्होंने सबको एक साथ लाए, जितने बड़े बड़े अलग अलग एरियाज के नेता थे उन सबको एक साथ लाए और वाकई एक देश जैसा बनाया। क्योंकि अगर हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स नहीं होते तो ब्रिटिशर्स बिल्कुल हमारे देश की भी ऐसी भजिया बना देते। और उन्होंने पूरी कोशिश करी और इनफैक्ट काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। इंडियन सिविलाइजेशन को ऑलरेडी 3 हिस्सों में डिवाइड करके गए, लेकिन कम से कम वो सिर्फ 3 हिस्सों में डिवाइड कर पाए क्योंकि इंडिया के फाउंडिंग फादर्स रहे जिन्होंने इतनी यूनिटी आम जनता में बना दी थी कि वो एक देश बन के सर्वाइव किए और आज तक बरकरार हैं। वरना अगर इंडिया की इस तरीके से, अगर इंडिया के फाउंडिंग फादर्स नहीं होते तो क्या पता ब्रिटिशर्स कामयाब हो जाते, इंडिया को इस तरीके से मान लीजिए 8-10 हिस्सों में डिवाइड कर देते। तो शुक्रिया अदा करिए इंडिया के फाउंडिंग फादर्स का। अब हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कशन किया वर्ल्ड वॉर 1 तक के टाइम का। अब वर्ल्ड वॉर 1 में इसके बाद जब जर्मनी हार गया तो यहाँ पे एक नई चीज़ शुरू हुई। जर्मनी में फैशिज्म का राइज हुआ, जर्मनी में, इटली में और जापान में। अब ये फैशिज्म क्या होता है? फैशिज्म एक राजनीतिक विचार होता है, यानी कि देश किस रास्ते पे चलेगा। देश के चलने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं और हर रास्ते में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं देश को। तो फैशिज्म एक रास्ता होता है। इस चीज़ के बारे में आपको कभी बाद में अलग डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ फिलहाल इतना जान लीजिए कि राइज हुआ जर्मनी, इटली और जापान का। और इनके जो नेता लोग रहे, जर्मनी में राइज हुआ हिटलर का, इटली में राइज हुआ मुसोलिनी का और जापान में राइज हुआ इनके राजा हिरोहितो का। और इन तीनों लोगों ने फिर से वो जो वॉर ऑफ एम्पायर था, ये साम्राज्य की लड़ाई को दोबारा से छेड़ा कि हमें साम्राज्य बनाना है। इधर हिटलर और मुसोलिनी ने अटैक किया ब्रिटिशर पे और जापान ने अटैक किया चाइना पे और सब अपना अपना साम्राज्य बनाने में लग गए। और इस तरीके से शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 2। और वर्ल्ड वॉर 2 में दोबारा से फिर लड़ाई हुई और ब्रिटेन और अमेरिका ये दोनों जीत गए। जब हिटलर का खत्म हुआ, मुसोलिनी का भी खात्मा हुआ और जब हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराए गए और जापान ने सरेंडर किया तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। और जब ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो अब रास्ता काफ़ी हद तक साफ था। एक नया देश बनाया गया यहूदियों के लिए, जिस देश का नाम रखा गया इजराइल। और क्योंकि इजराइल जिस जगह पे बन रहा था, इस जगह में पहले जो जगह थी वो थी पैलेस्टाइन, और इसको हिंदी में कहते हैं फिलिस्तीन भी कहते हैं। तो अब उस टाइम पे ये कहा गया कि कुछ एरिया इजराइल का होगा, कुछ एरिया फिलिस्तीन का होगा और जेरूसलम जो शहर है ये कॉमन टेरिटरी होगा। तो ये डिसाइड किया गया उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वैसे वैसे इजराइल एक्सपैंड होता रहा, वो ऑक्यूपाई करता रहा फिलिस्तीन को और उन लोगों को हटाते रहा और इजराइल बड़ा होता चला गया। और धीमे धीमे इजराइल को हमेशा सपोर्ट मिलता रहा अमेरिका का और सारे यूरोपियन देशों का। और इसके बाद
आज के टाइम में जेरूसलम जो है, जेरूसलम शहर इजराइल की टेरिटरी अब मान लिया गया है। और इसके बाद यहाँ सेकंड टेम्पल जो था वो तो इनका है ही धार्मिक स्थान। कई सारे ऐसे लोग हैं जो थर्ड टेम्पल भी बनाना चाहते हैं सोलोमन का, और उन लोगों का ये मानना है कि थर्ड टेम्पल ऑफ सोलोमन जब आ जाएगा तो इससे उनका मसीहा आएगा। और इससे कई सारी कहानियाँ जुड़ी हैं, एंटी क्राइस्ट, दज्जाल, रिटर्न ऑफ क्राइस्ट, ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं। अब वो माइथोलॉजीज शुरू हो जाती हैं इन ज्यूविश लोगों की। तो खैर ये पूरा सीन सिनारियो था और ये कहानी थी जेरूसलम शहर की, जिस शहर ने 3 प्रॉफिट्स देखे, खास तौर पे इब्राहिम, मोहम्मद और क्राइस्ट। और ये पूरी जेरूसलम शहर की कहानी जान के आपको पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का एक हल्का सा आइडिया लग चुका होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एल्सवेयर सेक्शन, द 3 ऑर्डर्स, नाइट्स एंड द क्रूसेड्स। The idea of the 3 orders was first formulated in France in 11th century. It divided society into 3 classes: those who prayed, those who fought, those who tilled the land. तो अब ये जो आइडिया ऑफ 3 ऑर्डर्स था, इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले फ्रांस में 11th सेंचुरी में। ये यानी कि वो जो चर्च का ऑर्डर था, हम उसकी बात कर रहे हैं। इस ऑर्डर के मुताबिक सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। वो लोग जो प्रार्थना करते हैं, वो लोग जो लड़ाई करते हैं, जो सेना में है, और जो लोग टिल करते हैं लैंड को, यानी कि जो लोग किसानी करते हैं, यानी कि बेसिकली किसान जो हैं, जो आर्मी के लोग हैं और जो प्रीस्ट लोग हैं। This order was supported by the church to consolidate its dominant role in society. Thus emerged new warrior group called knights. और ये जो ऑर्डर था, जो फ्रांस में ये जो ऑर्डर निकला, इस ऑर्डर को पूरा सपोर्ट मिला चर्च का, क्योंकि इस चीज से क्या हो रहा था, एक नया वॉरियर ग्रुप बन रहा था, एक नया समाज का एक नई धारा बन रही थी, जो होते नाइट्स, यानी कि जो चर्च की आर्मी में होते। The church sent them on a campaign against the Muslims who had captured the city of Jerusalem. This led to a series of campaigns called the Crusades. These campaigns in the service of God and the church completely altered the status of knights. और ये जो चर्च था, जो रोमन कैथोलिक चर्च था, उसने इन नाइट्स को कैंपेन करने भेजा, यानी कि आक्रमण करने भेजा उन मुस्लिम एरियाज पे जिन्होंने जेरूसलम शहर को कैप्चर कर रखा था। और यहाँ से शुरू हुए एक सीरीज ऑफ कैंपेन्स, यानी कि एक लड़ाइयाँ शुरू हुई एक के बाद एक, जिनको कहा गया क्रूसेड्स। और ये क्रूसेड्स जो थे, इनको कहा गया था कि ये सर्विस ऑफ गॉड में है, यानी कि आप भगवान की सेवा कर रहे हो, कि आपको भगवान ने ये आदेश दिया है। और जो लोग इस चीज़ में आएंगे, जो नाइट्स बनेंगे और लड़ाई करेंगे, उनको भगवान एक बहुत स्पेशल पोजीशन देंगे जन्नत में। तो ऐसी तमाम बातें करी गई कि समाज में ऐसे लोग सामने आए जो सीधा आर्मी में शामिल हों और जाएं लड़ने के लिए। और इसके बाद ये जो स्टेटस था नाइट्स का, इसकी वजह से नाइट्स का स्टेटस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। By the 12th century, the humble origin of these warriors were forgotten and the nobles also wanted to be knights. तो अब जितने भी लोग, आम जनता के लोग, अब भगवान के नाम पे काम हो रहा है कि आप भगवान को, आपकी मदद की ज़रूरत है, आप भगवान का काम करो। तो आम लोग नाइट्स बनते थे, सेना में आते थे और क्रूसेड्स में जाके लड़ाई करते थे। तो अब जब आम लोग नाइट्स बनते थे तो उनको इतनी, ये हम्बल ओरिजिन के यानी कि आम लोग, तो उनको इतनी इज्जत मिलती थी, उनको एक इतने ऊंचे ओहदे में मतलब पहुंच जाते थे नाइट्स बनने के बाद, कि 12th सेंचुरी तक आते आते ये होने लग गया कि जो नोबल्स थे, यानी कि जो दरबार में जो लोग होते थे या समाज के जो बड़े बड़े लोग होते थे, ये एक इज्जत की बात हो गई नाइट्स बनना। नाइट्स को इतनी इज्जत और इतनी रेपुटेशन मिलती थी कि अच्छे खासे लोग सारे काम छोड़ के वो भी नाइट्स बनना चाहते थे। तो यहाँ खत्म होता है क्लास 7th हिस्ट्री का 3rd चैप्टर, द दिल्ली सुल्तान्स। चलिए फिर, थैंक यू।